हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी टाइम ओनली। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से स्टडी टाइम ओनली में और एक न्यू इनिशिएटिव के साथ हम आपके सामने लेके आए हैं यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स थ्रू एमसीक्यू। देखिए, करंट अफेयर्स तो हम डिस्कस कर रहे हैं, द हिंदू का एनालिसिस कर रहे हैं, साथ में हम पीआईबी समरी को, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को देख रहे हैं और इस तरीके से वेरियस करंट अफेयर के लेक्चर्स आ रहे हैं जो कि बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एग्जामिनेशन के अंदर। लेकिन जब तक आप एमसीक्यू को सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि जो आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं उसका इफेक्ट कैसे जाएगा, उसके ऊपर कैसे क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं, बन सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है द हिंदू प्लस पीआईबी क्यूज। तो यहाँ पे आपको क्यूजेस रहेगी, 10 क्वेश्चन पर डे में आपको सॉल्व करवाऊंगा। साथ में स्टैटिक की क्यूज आपके लिए डल चुकी होगी, अपलोड हो चुकी होगी और एक ईयरली करंट अफेयर्स का क्यूज चल रही है जिसके अंदर हम 4 से 5 क्वेश्चन पर डे जो है डिस्कस करेंगे। उसके अंदर मेनली जो होगा ऑल ओवर द ईयर में से जो भी इंपॉर्टेंट इश्यूज रहे हैं उससे उठा के हम क्वेश्चन उसके अंदर फ्रेम करेंगे और ये जो होगा डेली बेसिस पे चलेगा। डेली का जो द हिंदू आप पढ़ेंगे, पीआईबी समरी पढ़ेंगे, क्यूजेस वगैरह पढ़ेंगे तो उससे क्यूज बनाई जाएगी। तो आपको पहले तो इसको अटेम्प्ट करना है, पॉज करना है, जहां पे भी क्वेश्चन आए वहां पे आप सबसे पहले पॉज करिए और उसका आंसर दीजिए। इसके बाद आपको आगे मूव करना है। क्लियर है? चलिए आगे हम स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को अपने को। और अगर आपको इसकी पीडीएफ या पीपीटी चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिए। आगे चलते हैं इसमें हम और पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कितने नंबर आए आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। 10 में से 10 आफ्टर 10 टोटल 10 क्वेश्चन रहेंगे इस सीरीज के अंदर। तो 10 में से कितने नंबर्स आए आपके ये आपको बताना है, खुद को एनालाइज करना है धीरे धीरे। जब आप डेली बेसिस में अगर देखिए 20 एमसीक्यू हम सॉल्व करवा रहे हैं, 10 इसके अंदर और 5 अलग अलग लेक्चर्स के अंदर। तो अगर आप इस तरीके से फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपकी यहाँ पे ट्रिक्स मैं भी बताऊंगा, कुछ यहाँ पे ट्रिक्स होती हैं, कुछ धीरे धीरे सॉल्व करते करते प्रैक्टिस करते करते आपके अंदर एक क्वालिटी जो है अपने आप निखर के बाहर आ जाएगी। क्लियर है? यहां पे पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कोणार्क सन टेम्पल। अब जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कोणार्क सन टेम्पल न्यूज में रहा है, वहां पे सोलराइजेशन का प्रोजेक्ट चल रहा है तो जिसकी वजह से ये न्यूज में रहा है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो हो जाता है इसके ऊपर कैसा क्वेश्चन आ सकता है। ये इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से इसमें क्वेश्चन पूछिए। देखिए, ऐसा है कि ये करंट अफेयर्स में रहा है लेकिन क्वेश्चन जो पूछ के आ रहा है वो कैसा आ रहा है, स्टैटिक आ रहा है। तो इस तरीके से लिंक करते हुए चीजों को चलना है। दिस टेम्पल फॉलो द ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ कलिंगा आर्किटेक्चर। तो क्या ये कलिंगा आर्किटेक्चर को फॉलो करता है, आपको ये बताना है। सेकंड, इट वाज बिल्ड बाय किंग नरसिम्हा रमन फर्स्ट। तो क्या किंग नरसिम्हा रमन फर्स्ट के द्वारा बनाया गया था, तो ये आपको बताना है। तो ये ऑप्शन है आपके सामने, ओनली ए मतलब वन ओनली ए जो है, वन ओनली जो है। सेकंड क्या है, बी मतलब बी वाला कौन सा है, टू ओनली या फिर बोथ, आपको बताना है इसमें। देखिए, करेक्ट आंसर हमारा ए है, दैट मीन्स वन ओनली। ये जो है कलिंगा आर्किटेक्चर का है। सबसे पहले बात तो ये कलिंगा आर्किटेक्चर का, ये आपको याद रखना है। नरसिम्हा रमन जी ने इसको नहीं बनवाया है, तो ये भी आपको याद रखना है। किसने बनवाया वो हम डिस्कस करते हैं एक्सप्लेनेशन में। ये कलिंगा कलिंगा आर्किटेक्चर का एक पार्ट है। सबसे पहले आपको ये चीज याद रखना है, इसका जो मुख है मतलब एक तरीके से जहां से गेट वगैरह है वो कहाँ पे है, ईस्ट की तरफ यहाँ पे मुंह करके, जिससे जो सन की जो रेज हैं स्ट्राइक होती हैं सबसे पहले यहाँ पे एंट्रेंस में स्ट्राइक होती हैं। तो ये इस तरीके से ये बनाया गया था। इसके पास जो रिवर है यहाँ पे, माउथ ऑफ द रिवर आप कह सकते हैं, चंद्रभागा रिवर जो है, ये आप याद रख सकते हैं। छोटी सी इंफॉर्मेशन है। इसे बनवाया किसके द्वारा गया है, नरसिम्हा देव फर्स्ट जी के द्वारा, ग्रेट रूलर ऑफ गंगा डायनेस्टी। तो ये किस डायनेस्टी से रिलेट करते हैं, ये गंगा डायनेस्टी से रिलेट करते हैं और नरसिम्हा देव फर्स्ट ने इसे बनवाया है। क्लियर हो गया बात? आपको ये चीज याद होनी चाहिए। आगे हम मूव करते हैं। देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा प्यारा कोणार्क सन टेम्पल है। तो ये इस तरीके से देखता है, कितना प्यारा दृश्य आपको देख पा रहे होंगे। तो इसको पिक्चराइजेशन कर लीजिए अपने माइंड में और हम आगे इसको पिक्चराइजेशन करके मूव करते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू रिगार्डिंग कोणार्क सन टेम्पल। कोणार्क सन टेम्पल से रिगार्डिंग आपको एक स्टेटमेंट दी गई है, 2 स्टेटमेंट, इसमें से बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। देखिए, that this temple was also known as white pagoda। क्या इसे व्हाइट पगोड़ा कहा गया था? अगर इसे व्हाइट पगोड़ा कहा जा रहा है तो ठीक है भाई, पगोड़ा एक स्टाइल होता है, तो वो मैं आपको आगे भी बताऊंगा।
द कोणार्क इज द थर्ड लिंक ऑफ द उड़ीसा गोल्डन टेम्पल। क्या जो कोणार्क है वो थर्ड लिंक है उड़ीसा गोल्डन टेम्पल का? तो अटेम्प्ट कीजिए और बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। क्या पहला सही है, क्या दूसरा सही है, या दोनों सही है? दोनों सही नहीं है। तो देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे स्टेटमेंट बी इज द करेक्ट आंसर, दैट मीन्स ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर। मतलब ये थर्ड लिंक तो है, कोणार्क जो है क्या है आपको पता होना चाहिए, क्या है? थर्ड लिंक है उड़ीसा का गोल्डन ट्रिंगल का। अब देखिए सर ये गोल्डन ट्रिंपल क्या होता है, यहाँ पे ट्रिंगल क्या है वो आप बता दीजिए थोड़ा सा। तो चलिए हम इसको डिस्कस कर लेंगे। व्हाइट पगोड़ा नहीं कहते तो फिर इसे क्या कहते हैं? यस, इसे क्या कहते हैं? ब्लैक पगोड़ा, ड्यू टू इट्स कलर। आप कलर्स का देख पा रहे होंगे ना, सैडी बिल्कुल ग्रीन, मतलब ब्लैक टाइप, ब्लैकिश टाइप का निकल के आ रहा है, तो इसलिए इसे ब्लैक पगोड़ा कहते हैं, ना कि व्हाइट पगोड़ा। क्लियर हो गया पॉइंट? यहाँ पे दिया भी हुआ है, ब्लैक पगोड़ा के नाम से जाना जाता है ये, ड्यू टू इट्स डार्क कलर यूज एज अ नेविगेशनल लैंडमार्क बाय द एशियन सेलर्स टू उड़ीसा। तो यहाँ पे लैंडमार्क जैसे यूज किया जाता था इसको पहले नेविगेशन के माध्यम से। तो इसको देख के कि यार ये चीज़ यहाँ पे है, ईस्ट में इधर तरफ है, तो यहाँ पे उड़ीसा पड़ेगा, तो इस तरीके से ये लोग अंदाजा लगाते थे पहले के टाइम पे। सिमिलरली जगन्नाथ जो टेम्पल है, अब देखिए व्हाइट पगोड़ा की बात की गई है जो कि पुरी में है, जगन्नाथपुरी जिसे आप कहते हैं, जगन्नाथ टेम्पल जो है उन्हें व्हाइट पगोड़ा कहा जाता है। क्लियर हुआ है? व्हाइट पगोड़ा किसे कहा जाता है और ब्लैक पगोड़ा किसे कहा जाता है? आगे चलते हैं। स्टेटमेंट सेकंड जो दी गई है, द कोणार्क इज द थर्ड लिंक ऑफ उड़ीसा गोल्डन ट्रायंगल। जो उड़ीसा के अंदर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टेम्पल्स है, तीनों के नाम आपको याद होने चाहिए, जो कि क्या बनाते हैं? एक गोल्डन ट्रायंगल बनाते हैं। द फर्स्ट लिंक इज जगन्नाथपुरी, जिसकी अभी हमने बात की, व्हाइट पगोड़ा जो हम जिसे कहते हैं। सेकंड लिंक क्या है? भुवनेश्वर, द कैपिटल सिटी ऑफ उड़ीसा जो है। और थर्ड लिंक तो आपको पता है कोणार्क हो गया। तो कोणार्क क्या हो गया? थर्ड लिंक जो है ब्लैक पगोड़ा। तो ब्लैक पगोड़ा क्या हो गया? कोणार्क हो गया। जो फर्स्ट लिंक है हमारी जगन्नाथपुरी वो व्हाइट पगोड़ा हो गई, और जो सेकंड लिंक है वो स्टेट ऑफ मतलब कैपिटल सिटी है उड़ीसा का, भुवनेश्वर। तो ये आपको पता होना चाहिए। मैं आपको इसको मैप में भी दिखा देता हूं एक बार, जिससे आपको क्लियर हो जाए। देखिए ये है मैप, और ये लास्ट में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं अच्छे से कि ये चलिए यहाँ पे भुवनेश्वर हो गया, यहाँ पे पुरी हो गया, जगन्नाथपुरी, और ये कोणार्क हो गया। तो ये जो बनाता है ये क्या बनाता है? गोल्डन ट्रायंगल यहाँ पे बनाता है। तो ये उड़ीसा के अंदर है। कभी भी इसके ऊपर क्वेश्चन आया तो आई थॉट कि आप लोग अब सॉल्व करके ले जाएंगे जरूर से जरूर। तो ये आपको जरूर से जरूर देखना है, लास्ट तक क्वेश्चन को देखना है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो बिल्कुल आपको छोड़ना नहीं है, सीरीज को फॉलो करते रहिए। अल्टीमेटली ये जो है आपके प्रीलिम्स में स्कोर बढ़ाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस ही सारी चीज़ों का सॉल्यूशन होता है। अगर आप कितना भी पढ़ लेते हैं, कितनी भी चीज़ें हम रट लें, याद कर लें, अगर हम उसकी प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे अच्छी तरीके से, तो वो हमारा वेस्ट जाएगा। तो यहाँ पे हमारा एक तरीके से रिविजन होगा, हमारी प्रैक्टिस होगी। देखिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम ECLGS, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, ध्यान से सुनना है। Sometimes mentioned in the news, this scheme aim at mitigating the economic distress faced by। तो ये जो स्कीम्स है ये किससे रिलेटेड है? क्या फुगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर से रिलेटेड है? ये मुझे तो नहीं लग रहा, आप लोगों को बताना है पहले तो आंसर। स्टेट ऑन डिस्कॉम से रिलेटेड है? क्या ये इंटर स्टेट माइग्रेंट्स वर्कर से रिलेटेड है? या MSME मुद्रा बोरोवर से रिलेटेड है? तो ये आपको बताना है। तो यस, मैं अब आपको आंसर बताता हूं, इसका आंसर है डी, MSME एंड मुद्रा बोरोवर्स। तो ये आपको याद रखना है। क्लियर हो गया? इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फ्रेम किए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन भी किस तरीके से आते हैं। जो आपके करंट अफेयर्स में रहा है सेक्शन, उससे किस तरीके से जो मुद्रा योजना हो गई और MSME योजना हो गई, इससे रिलेटेड देखिए यहाँ पे ये चीज लेके आया गया है इनके बोरोवर्स के लिए। बेनिफिट्स क्या मिलेगा यहाँ पे? द स्कीम एम टू मिटिगेट द डिस्ट्रेस कॉज बाय कोविड-19। अब देखिए कोविड-19 की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस निकल के आया है। कंसिक्वेंटली लॉकडाउन विच हैज सेवरली इंपैक्टेड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, और जो भी MSME सेक्टर, जो छोटे छोटे सेक्टर, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपैक्ट देखने को मिलता है। इस वजह से ये स्कीम्स लेके आई गई है। यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स दिए गए हैं, तो आप इसको एक बार चाहे तो रीड कर सकते हैं। PDF PPT के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैं ये सारी PDF और PPT प्रोवाइड करता हूँ। तो जरूर से जरूर ज्वाइन करिए। ज्वाइन करने के लिए आपको @study time only जो है सर्च करना होगा,
और आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। और भी जो वेरियस इनिशिएटिव हमारे द्वारा लेके आए जा रहे हैं तो उसको आप जरूर से जरूर फॉलो करिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब देखिए यहाँ पे विद रेफरेंस टू प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, अब ये योजना निकल के आ गई। अब देखिए रोज कम से कम एक आध तो योजना तो कहीं ना कहीं रहेगी ही हमारे क्वेश्चंस के अंदर। तो एक मान के चलिए कि एक योजना पर डे अगर आप करते जाएंगे तो धीरे धीरे एक टाइम के बाद आफ्टर 1 या 2 महीने के अंदर आपसे 60 से 70 जो योजना है वो क्लियर हो जाएंगी। और कितनी सारी योजनाओं के ऊपर आप एमसीक्यू सॉल्व कर चुके होंगे। इसके बाद कभी भी प्रीलिम्स के अंदर कोई भी एग्जाम देते हैं, कहीं पे भी इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो आप जरूर से जरूर सॉल्व कर लेके जाएंगे। विद रिस्पेक्ट टू प्रधानमंत्री वय वंदना योजना कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहां पे आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है, इट इज अ पेंशन स्कीम एक्सक्लूसिवली फॉर द सीनियर सिटीजन एज 60 ईयर एंड बिलो। तो क्या ये 60 साल, ये 60 साल से कम के लिए है, बिलो। अभी देखिए ये वर्ड तो आपको सबको ही पता होगा कि बिल्कुल गलत है। 60 साल से कम में नॉर्मली पेंशन नहीं दिया जाता, 60 या 60 से ऊपर के लोगों को दिया जाता है नॉर्मली। लेकिन यहाँ पे बिलो लिखा है इसलिए इसको तो हम यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं, अगर हमें रटा नहीं है, याद नहीं है। फिर भी ये एक ट्रिक्स है जो आपको समझना है। अगर आपने फर्स्ट हटा दिया, सपोज हम सेकंड पढ़ भी नहीं रहे, मतलब आपका कौन सा स्टेटमेंट गलत हो गया, आपका ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। अब आपके पास 50-50 चांसेस है कि या तो ये सही हो या तो ये सही हो। चलिए सेकंड की स्टेटमेंट की ओर मूव करते हैं। द स्कीम कैन बी परचेस्ड ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन थ्रू पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये किसके द्वारा किया जा रहा है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा किया जा रहा है। क्या ये क्वेश्चन मार्क राइज होता है। अगर आपको ये रटा हुआ है, याद है, तो आप इसे सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो ये इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है। मे भी पॉसिबल कि आपको पहला वाला ना मालूम हो, सेकंड वाला मालूम हो, तो अब यहाँ पे इस तरीके से करके ले जाए। तो ये इनके द्वारा नहीं किया जाता है। तो इसमें से नाइदर 1 और नॉट 2 ये स्टेटमेंट होगी हमारी, क्योंकि ये LIC के द्वारा किया जाता है। आपको ये चीज याद रखना है। 60 ईयर्स और अबव तो हमने देख लिया। LIC के द्वारा ये ऑनलाइन जो है ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन मोड में LIC के द्वारा ये कंडक्ट करवाया जा रहा है थ्रू LIC। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इसके अंदर कितनी है, 15 लाख रुपीस अंडर द प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के अंदर की गई। द टेन्योर ऑफ द पॉलिसी इज सेट टू बी 10 ईयर। तो टेन्योर ऑफ द पॉलिसी कितनी है, 10 ईयर्स की है। तो ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की और मूव करते हैं। द क्वेश्चन नंबर 5 इज विथ रेफरेंस टू स्कीम फॉर फॉर्मुलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस। देखिए अगर मैं थोड़ा सा स्पीड में चल रहा हूं तो जरूर आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं थोड़ा सा स्लो हो जाऊंगा, तो अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो जरूर से आप बताइए। विथ रिस्पेक्ट टू स्कीम फॉर फॉर्मुलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस FME। आप ध्यान सुनिए, जहां पे भी आपको क्वेश्चन पढ़ना है तो क्वेश्चन को पढ़ते टाइम बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। उसको किसकी बात हो रही है, फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस FME की बात हो रही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द स्कीम वुड बी मॉनिटर बाय सेंटर बाय FSSAI फसाई। आपको पता होगा, तो ये सेंटर के द्वारा क्या करवाई जा रही है, मतलब इसको मॉनिटर की जा रही है फसाई के द्वारा, ये आपको पता होना चाहिए। क्या ये की जा रही है या नहीं, क्या ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ये आपको पता होना चाहिए। ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। 2 स्कीम होती है, एक होती सेंट्रल सेक्टर और एक होती सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो देखिए यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट हमारी गलत है, तो ये आपको याद रखना है। दोनों ही ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ना कि सेंट्रल सेक्टर। अब दोनों में डिफरेंस भी देखेंगे हम। देखिए पहला तो द स्कीम वुड बी मॉनिटर्ड एट द सेंटर बाय, अब देखिए सेंटर के द्वारा ही मॉनिटर की जा रही है, लेकिन मिनिस्ट्री यहाँ पे अलग है। इंटर मिनिस्ट्रियल एम्पावरमेंट कमिटी के द्वारा यहाँ पे की जा रही है अंडर द चेयरमैन ऑफ मिनिस्टर ऑफ FPI फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। क्लियर हो गया। स्टेटमेंट सेकंड देखते हैं। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये। जब भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है तो एक्सपेंडिचर जो शेयर होता है, पैसा जो मनी शेयर होता है, उसमें वो रेशियो में शेयर होता है। 60:40 का रेशियो सपोज है यहाँ पर। तो जनरली जो स्टेट्स हैं इंडिया और सेंट्रल और स्टेट के बीच में 60:40 का रेशियो से शेयर होता है। 60% सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपेंडिच करती है और 40% स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है, एक बार आप ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आप क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए कोशिश कर रहा हूं समझाने की अभी। तो फिर धीरे धीरे मैं इस तरीके से करूंगा, जैसे भी आप लोग बोलेंगे तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, तो उसमें चेंजेस वगैरह भी लेके आया जाएगा।
इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर इन इंडिया। क्या इंडिया थर्ड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर इन इंडिया? देखिए कितने ज्यादा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। अब इस तरीके की चीजें आपको एक लिस्ट बना लेनी चाहिए कि जहां पे इंडिया का प्रोडक्शन बहुत अच्छे लेवल पे गया है। अब मैं ये बता दूं ये क्वेश्चन क्यों पूछा जा रहा है, क्योंकि ये इकोनॉमिक सर्वे में भी एक तरीके से मेंशन किया गया है फिश प्रोडक्शन के बारे में, इसलिए इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एज पर द इकोनॉमिक सर्वे 2020 केरला इज द लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग स्टेट इंडिया। क्या ये सही है ये स्टेटमेंट? चलिए देखते हैं क्या होता है, आप लोगों को बताना है। द फिश प्रोडक्शन इन इंडिया हैज रजिस्टर्ड एन एवरेज एनुअल ग्रोथ 17.53% ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर। जब भी इस तरीके से इकोनॉमिक सर्वे के अंदर इस तरीके से डेटा रिलीज होता है तो उसको आपको जरूर से जरूर पढ़ना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखते हैं इसमें से आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, इसमें से आपको ये चीज बताना है। तो ऑल द अबव इसमें आ जाएगा, कोई भी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट नहीं। कैसे देखते हैं। डायरेक्टिव वर्ड्स इज नॉट करेक्ट। यहां पे बताया गया जो इंडिया इज द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर, तो इंडिया किस नंबर पे आता है फिश प्रोडक्शन में? सेकंड लार्जेस्ट, सेकंड नंबर पे आता है वर्ल्ड के अंदर, ना कि थर्ड नंबर पे। तो ये आपको याद रखना है। सेकंड क्या है? सेकंड ये है स्टेटमेंट सेकंड कहता है अकॉर्डिंग टू द स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइडेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज फॉर द इकोनॉमिक सर्वे आंध्र प्रदेश, हमने केरला की बात करी थी, तमिलनाडु, लेकिन यहां पे क्या है आंध्र प्रदेश हैज इमर्ज्ड एज अ क्लियर विनर। मतलब सबसे ज्यादा तो फिश प्रोडक्शन हो रहा है वो आंध्र प्रदेश के अंदर हो रहा है। क्लियर हुआ पॉइंट? अराउंड ये यहां पे दिए इतने टन 20 लाख टन जो है लगभग प्रोड्यूस होता है इन 2013-14 टू 34। यहाँ पे देखिए 20,000 टन से 34,000 टन जो है 2017-18 में ग्रोथ हुई है। इतनी तेजी से इसने फास्टेस्ट अमंग द स्टेट्स, तो इसने सबसे तेजी से ग्रोथ किया है और बहुत सारे स्टेट्स को पीछे छोड़ दिया। जैसे आंध्र प्रदेश ने किसको पीछे छोड़ दिया है आपको याद रखना होगा। फिश प्रोडक्शन में वेस्ट बंगाल को, कैम द डिस्टेंस सेकंड पोजीशन में आता है वेस्ट बंगाल, तो ये याद रखना है सेकंड नंबर पे वेस्ट बंगाल है। और टोटल फिश प्रोडक्शन कंट्री आप ये याद रख लीजिए गुजरात इज द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इन द कंट्री जो कि है और थर्ड पोजीशन में आता है। तो गुजरात के पास लार्जेस्ट कोस्ट लाइन तो है, लेकिन ये फिश प्रोडक्शन में किसके नंबर पे आता है? थर्ड नंबर पे। सेकंड नंबर पे वेस्ट बंगाल, फर्स्ट नंबर पे आंध्र प्रदेश। तो टॉप 3 आपको याद होने चाहिए। कभी भी क्वेश्चन आए जरूर से जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, फटाफट सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पे बताया गया है कि जो प्रोडक्शन का रेट जो बताया गया है आप देख लीजिए। फिश प्रोडक्शन इन इंडिया हैज रजिस्टर्ड एन एवरेज एनुअल ग्रोथ 7.53 ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर। तो पिछले 10 मतलब एक तरीके से 5 सालों के अंदर 7.53% जो है इंक्रीज हुआ है। ये आपको याद रखना है और ये छोटे छोटे इंफॉर्मेशन थी जो कि आपको यहाँ पे याद रखनी है। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। देखिए ब्लू रेवोल्यूशन आ गया, अब ये काफी न्यूज में चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा ब्लू रेवोल्यूशन। ब्लू रेवोल्यूशन हैज लॉन्च इन द ड्यूरिंग 7th 5 ईयर प्लान। देखिए किस तरीके से एक क्वेश्चन के अंदर आपकी कितनी सारी चीजें रिवाइज हो रही है। हम प्लान्स को भी रिवाइज कर रहे हैं एक तरीके से। यहाँ पे 7th 5 ईयर प्लान हो गया, यहाँ पे 8th 5 ईयर प्लान यहाँ पे रिवाइज हो रहा है आपका। तो ब्लू रेवोल्यूशन वाज लॉन्च इन द ड्यूरिंग 7th 5 ईयर प्लान। देखिए हमको जरूरी नहीं कि हम हर दिन 100 क्वेश्चन सॉल्व करें, हम हर दिन 10 क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, लेकिन उस 10 क्वेश्चन में से हम इतने सारे पॉइंट्स को सीख लेंगे कि वो आने वाले हमारे सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। क्लियर हुआ पॉइंट? तो ये आपको याद रखना है। 7th ब्लू रेवोल्यूशन जो है लॉन्च किया गया था 7th 5 ईयर प्लान में, ये आपको बताना है। ड्यूरिंग द 8th 5 ईयर प्लान द इंटेंसिव मैरीन फिशरीज प्रोग्राम वाज लॉन्च। तो इंटेंसिव जिसमें मैरीन फिशरीज के प्रोग्राम में बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा था, क्या वो 8th 5 ईयर प्लान में रिलीज किया गया था? ये आपको बताना है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, या फिर नाइदर 1 and नॉट 2? तो C is the correct answer. That means both 1 and 2 is the correct answer. Yes, to Blue Revolution 7th ईयर 5 ईयर प्लान में रिलीज किया गया था। यहाँ पे बहुत तेजी से रैपिड इंक्रीज देखने को मिला था और ये 7th 5 ईयर प्लान आपको याद रखना है। सबसे पहले तो आप याद रखिए कब से कब 7th 5 ईयर प्लान है। अब वैसे तो आपको सभी ईयर प्लान जो 5 ईयर प्लान है वो याद होनी चाहिए। तो 7th 5 ईयर प्लान 1985 टू 1919 के बीच में से लॉन्च किया गया था, ये आपको याद रखना है। यस 8th 5 ईयर के प्लान के अंदर भी हमें क्या किया गया था, और इंडिया क्या है वर्ल्ड
सेकंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूशन विथ एक्सपोर्ट मोर देन 47,000 करोड़ रुपीस से ज्यादा के फिश हम सेल करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। तो इस तरीके से चीजों को भी आपको याद रखना है। आप मेंस आंसर राइटिंग में भी इसको पुटअप कर सकते हैं इस तरीके से फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, तो ये आपको जरूर से जरूर याद होने चाहिए। आगे चलते हैं। यहाँ पे फिशरीज आर इनफैक्ट इंडिया सिंगल लार्जेस्ट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट विद ग्रोथ रेट 6 to 8-10%। देखिए, जो कि मैं कह सकता हूं कि ये जो स्टेटमेंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अब तक की इस पूरे एक तरीके से क्वेश्चन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये, कि फिश प्रोडक्शन के अंदर हमारा जो ग्रोथ रेट है वो 6 to 10% तक देखा जा रहा है। 6 से 10% पहुंच गया है लास्ट 5 ईयर्स में, पिछले 5 सालों के अंदर। इन कंपैरिजन तो ग्रोथ रेट ऑफ द फार्म सेक्टर सेम पीरियड में 2.5%। तो लगभग आप देखेंगे 10 इसका 2.5 इंटू अगर इसको 4, तो इसका लगभग 4 टाइम्स ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ हो रही है, फिशरीज के अंदर, जबकि फार्म्स के अंदर इतनी ज्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पा रही है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो यहाँ पे ग्रोथ रेट बताई गई है, तो ये आपको याद रखना है। इंडिया का ब्लू रेवोल्यूशन तो आप सभी लोग जानते हैं कि 7th 5 ईयर प्लान के अंदर रिलीज किया गया था। 1985 to 1990 तक हमारा 7th 5 ईयर प्लान था। क्लियर? तो ये आपको तो याद होना चाहिए। लेकिन 8th 5 ईयर प्लान की अगर मैं बात करता हूं तो 1992 से 1997 में जो हुआ था वो 8th 5 ईयर प्लान हुआ था। 2 साल का यहाँ पे गैप हुआ था, तो इस गैप के बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। The intensive marine fisheries program was launched in the collaboration with the multinational companies with encouraged over a period of time। तो मल्टीनेशनल कंपनीज को यहाँ पे इंकरेज किया गया, वहां पे लेके आया गया और फिश प्रोडक्शन को प्रोग्राम को यहाँ लॉन्च किया गया, फिश प्रोडक्शन को बूस्ट किया गया, बूम किया गया। तो ये आपको याद रखना है। क्लियर हो गया? और कुछ छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है जो कि आप एक बार देख, खास नहीं है। हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल की नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, जो है एगेपी चित्र मग्न। ये क्या है? एगेपी चित्र मग्न, बड़ा अजीब सा नाम है। आप बोलेंगे सर ये समझ में नहीं आ रहा क्या? यस, चलिए मैं आपको अगर ये आपको टफ लग रहा होगा तो मैं आपको बता देता हूं, ये एक नैनो पार्टिकल्स है। क्या है ये? एक नैनो पार्टिकल। अब हम देखेंगे क्या है, कैसा, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। एपी चित्र मैग्ना की बात करते हैं। इट इज अ मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल बेस्ड आरएनए एक्सट्रैक्शन किट, जो कोविड-19 से रिलेटेड है, यहाँ पे यूज किया जा रहा है ड्यूरिंग द कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए। तो ये इसलिए आपको इसको याद रखना है। इसको किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो श्री चित्र ट्रिब्यूनल इंस्टीट्यूशन मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको किया गया है। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप इसको रटते हुए बैठे, तो बस एक बार आप देख लीजिए क्या है, किस कोविड-19 से रिलेटेड है और मैग्नेटिक वेव से रिलेटेड है, नैनो पार्टिकल है, बस इससे ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th नंबर का हमारा, मे 4th मूवमेंट। आपको याद रखना है मे 4th मूवमेंट, ये कहां का मूवमेंट है सर? वॉज एन एंटी इंपीरियलिस्ट, नाम से समझ यहाँ आ रहा क्या है? एंटी इंपीरियलिस्ट कल्चरल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट। ये एक तरीके का पॉलिटिकल मूवमेंट था, कल्चर था, एंटी इंपीरियलिस्ट था। तो ये कहाँ का है, ये कहाँ पे हुआ था, ये आपको बताना है। ए ताइवान, बी रशिया, सी पैलेस्टीन, डी चाइना। जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर आपको आंसर लिखना है। कौन सा आंसर है आपका, फटाफट लिखिए और आपको नंबर जरूर देना है कि कितने क्वेश्चन आप जल्दी सॉल्व कर पा रहे हैं। आपको खुद को चेक करना है, आपको दूसरों को नहीं बताना है, जस्ट आप खुद को चेक करिए। धीरे धीरे आपको कोशिश करिए कि डे बाय डे आप इस नंबर को इंक्रीज करिए। आज आप अगर 10 में से 4 या 5 सॉल्व कर पा रहे हैं, 6 सॉल्व कर पा रहे हैं, तो कल 7 सॉल्व कर पाइए, 8, 9 और अल्टीमेटली 10 तक पहुंचने की कोशिश करिए। तो ये जो है चाइना में हुआ था, ये मैं आपको बता देता हूं, इसका थोड़ा सा ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन दे देता हूं। चाइना मे 4th के नाम से जाना जाता था। ये इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन था, एक तरीके का सोशियो पॉलिटिकल रिफॉर्म मूवमेंट दैट ऑकर्ड इन चाइना 4th मई 1919 में हुआ था। तो ये आपको याद रखना है। इस तरीके से पॉलिटिकल मूवमेंट जब भी हमारे, एक तो मेनली क्यों एक बहुत बड़ा कंट्री है चाइना, तो यहाँ पे जब भी इस तरीके की चीजें होती हैं तो वो भी अपने को याद होनी चाहिए। द मूवमेंट अनफोल्डेड स्पार्क्स था, यहाँ पे कॉन्फ्रेंस वगैरह हुई थी, चाइनीज सॉवरेनिटी कंक्लूजन, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद, तो ये सारी चीजें निकल के आई थी, तो जिसके अंदर बताया गया है। नेक्स्ट है द टर्म सोनिक बूम्स। देखिए इसके बारे में हम अपने द हिंदू के एनालिसिस में भी डिस्कस कर चुके हैं और पीआईबी समरी के अंदर भी डिस्कस किया है हमने कि सोनिक बूम्स क्या होते हैं, क्या कैसे चीज। तो ये बताना है
मैक नंबर, सोनिक बूम, मैक नंबर क्या होता है चलिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं सबसे पहले क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले कि मैक नंबर होता क्या है। मैक नंबर एक तरीके से साथ समझ लीजिए वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर मैं साइंस के लैंग्वेज में आपको समझाऊं m इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड, तो इसे हम कहते हैं मैक नंबर। क्या होता है जब ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है दोनों बराबर हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, तो ये जब कट जाएंगे इक्वल हो जाएंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी मैक नंबर की 1, मतलब ये ज्यादा होगा। और जब वेलोसिटी ऑफ ये ज्यादा हो जाएगा मतलब मैक नंबर जैसे अगर 2 हो गया, 3 हो गया, 1.2, 1.3, मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड से ज्यादा तेजी से कौन जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट किसी भी चीज की। जैसे कि एरोडायनेमिक्स में मेनली देखने को मिलता है कि बहुत तेजी से मिसाइल्स वगैरह जाती हैं, हेलीकॉप्टर, जेट प्लेन्स वगैरह, तो वहां पे इस चीज से ये चीज रिलेट की गई है। क्लियर हो रहा है आपको मैक नंबर क्या होता है? तो वेलोसिटी ऑफ जो आप चीजें ले रहे हैं वो उसकी वेलोसिटी और डिवाइडेड बाय साउंड की वेलोसिटी, उसे हम मैक नंबर कहते हैं। और एक सो जब ये मैक नंबर तेजी से बढ़ जाता है, 1 से ग्रेटर हो जाता है, जब भी मैक नंबर 1 से ग्रेटर हो जाता है तो शॉक वेव रिलीज करता है, जो कि बहुत ज्यादा क्या करता है, डिस्ट्रक्शन करता है, बिल्कुल हर एक जगह जो है सारी चीजों को डिस्ट्रक्ट कर देता है। तो इसलिए ये बताना है आपको किस चीज से रिलेटेड है, क्या ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से रिलेटेड है, या स्टडी ऑफ डार्क मैटर से रिलेटेड है, क्या ये एरोडायनेमिक्स से रिलेटेड है, या फिर स्ट्रिंग थ्योरी से। तो अभी हमने एरोडायनेमिक्स की बात करी, हेलीकॉप्टर्स वगैरह सारी चीजें कहाँ पे आ जाती हैं, एरोडायनेमिक्स के अंदर आ जाती हैं। तो आई थॉट आपने ये क्वेश्चन सही किया होगा। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वैसे हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है कि जब सोनिक बूम वगैरह क्या होता है, तो यही सारी चीजें इसके अंदर बताई गई हैं कि जब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ साउंड, इट क्रिएट अ सोनिक बूम। ये क्या क्रिएट करता है, सोनिक बूम क्रिएट करता है। क्लियर हो रहा है आपको? स्पीड ऑफ साउंड से तेजी से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो यहाँ पे आप फिगर में देख पा रहे होंगे कि ये जो एक जेट है ये क्या कर रहा है, बहुत तेजी से मूव कर रहा है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, देखिए ये यहाँ पे एक तरीके से साउंड को दिखाने का एक तरीका कि साउंड दिख रहा है कि साउंड पीछे रह रहा है और ये बहुत तेजी से आगे जा रहा है, मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड को ये पीछे छोड़ता हुआ जा रहा है। तो जब भी ये चीज होता है तो इसकी वजह से एक तरीके से ये एक वेव जनरेट करता है, और वो जो शॉक वेव्स होती हैं उस वेव्स को हम क्या कहते हैं, शॉक वेव। तो शॉक वेव्स क्या होती हैं, डिस्ट्रक्शन का काम करती हैं। अगर बिल्डिंग्स वगैरह हैं और कहते हैं कि अगर उसके पास इस तरीके से चीजें गुजर जाएं बहुत तेजी से, तो क्या होता है, बिल्कुल हिल जाती सारी चीजें, डिस्ट्रैक्ट हो जाती हैं, बिल्डिंग से बड़ी बड़ी गिर जाते हैं। तो ये वेव्स जो है बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट करता है। तो बैंगलोर के अंदर ये अभी रिसेंटली हुआ है, तो इसलिए ये न्यूज में था, इसलिए चीज आया। तो साइंस के कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे कैसा रहा लेक्चर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। हमने सारे पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस किया हुआ, एक भी क्वेश्चन को हमने नहीं छोड़ा। साथ में हमने क्वेश्चन के साथ साथ सारे और एस्पेक्ट को कवर किया है जितना डायमेंशनली मैं कोशिश कर सकता था, इमेजेस के माध्यम से और फ्लो चार्ट वगैरह के माध्यम से मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की। तो बस लेक्चर को शेयर करते रहिए, पढ़ते रहिए, आप लोगों का प्रॉफिट होना चाहिए। अल्टीमेटली मैं चाहता हूँ कि आपके लोगों की पढ़ाई में जब एक बार बूस्ट आना स्टार्ट हो जाए, आप लोग कंटिन्यूटी मेंटेन करिए। देखिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आप मोटिवेटेड रहिए। इस टाइम में भी लॉकडाउन का टाइम है, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि एग्जाम नहीं होगा या कब होगा, तो यही देखिए यही आपके पास गोल्डन पीरियड है कि जब आप अपनी स्टडी को इनहेंस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। कोई कमी रह गई है तो उसको देखिए किस तरीके से रह गई है। क्या आप प्री क्वालिफाइड नहीं कर पा रहे हैं, क्या आप एमसीक्यू अच्छे से नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, तो आप एमसीक्यू ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करिए। क्या जिस चीज में आप कमजोर है उस चीज में ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिए और उसके ऊपर वर्क करने की कोशिश करिए, उसे सुधार लीजिए। जब तक पेपर होता है आप फटाफट वहां तक पहुंच जाएंगे और आपका एग्जाम क्वालिफाइड हो जाएगा। तो एक वेल ट्रेंड करिए अपने आप को, ये टाइम मिला हुआ है। सो पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, घर पे बने रहिए और सबसे जरूरी चीज हेल्दी रहिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, लाइक करिए, कमेंट करिए और लेक्चर को शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।